प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित लहासा की ओर शीर्षक का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम लेखक के व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात शीर्षक के महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा पाठ को जानने का प्रयास करेंगे। लहासा की ओर शीर्षक राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़ में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 ईस्वी में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कर का उद्देश्य बनाया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग। फरी कलिंगपोंग का रास्ता खुलने से पहले नेपाल तिब्बत मार्ग ही तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग था। नेपाल और भारत दोनों के लिए ही यह व्यापारिक मार्ग था। सैनिक रास्ता होने के कारण इस मार्ग पर जगह जगह चौकियां और किले हैं, जिनमें चीनी सेना रहा करती थी। अब गिरे हुए कुछ फौजी मकानों में किसानों द्वारा अपना बसेरा बना लिया गया है। इसी स्थान पर लेखक चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत का सामाजिक जीवन। तिब्बत में यात्रियों के लिए एक तरफ जहां आराम है, वहीं दूसरी ओर कठिनाइयां भी हैं। वहां जाति पाति
छुआछूत, पर्दा प्रथा नहीं है। अपरिचित व्यक्ति के लिए भी घर के दरवाजे खुले रहते हैं। वहाँ की कोई औरत या उसकी सास अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती है। यहाँ लेखक के मित्र सुमति के जान पहचान के लोग भी रहते थे, जिसके कारण लेखक को रुकने की अच्छी जगह मिल गई। पिछली बार जब लेखक और उसका साथी घोड़े पर सवार होकर आए थे, तब उन्हें बड़ी मुश्किल से एक गरीब झोंपड़े में रहने को जगह मिल सकी थी। तिब्बत की सबसे खतरनाक जगहें डारे। लेखक को सबसे विकट डारा थोंगला पार करना था, जो तिब्बत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। 16-17 हजार फीट ऊंचे इन स्थानों के दोनों ओर सुनसान स्थान, नदियों के मोर और पहाड़ों के मोर के कारण दूर दराज तक मनुष्यों के दर्शन नहीं होते। डाकुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान यही है। हथियारों का कानून न होने के कारण यहाँ लोग पिस्तौल और बंदूक को लाठी की तरह लेकर घूमते रहते हैं। डाकुओं को खुद अपने प्राणों का खतरा होने के कारण वे तुरंत हत्या कर देते हैं, फिर लूटपाट का सामान खोजते हैं। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उसे डाकुओं से कोई डर न था। खतरनाक स्थिति का आभास होते ही लेखक अपनी टोपी उतारकर दया दया कर 1 पैसा मांगने लगता। लंकोर की यात्रा। लेखक का अगला पड़ाव 16-17 मील दूर था। पहाड़ी चढ़ाई और सामान के साथ यात्रा करना मुश्किल था, इसलिए लेखक तथा उसके साथियों ने घोड़े पर सवार होकर चलने का निर्णय लिया। दोपहर तक लेखक अपने साथियों के साथ डाँड़े के ऊपर जा पहुंचा, जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण अत्यंत मनोहर था, जिसके दोनों ओर हिमालय के श्वेत शिखर थे। कुछ पहाड़ों पर न बर्फ थी न हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर डाँड़े के देवता का स्थान था, जिसे रंगीन कपड़ों तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। इसी बीच रास्ता भटकने के कारण वह अपने साथियों से बिछड़ गया। इस कारण लेखक सुमति के पास विलंब से पहुंचा। लेखक के पहुंचने तक सुमति को चाय 3 बार गर्म करनी पड़ी तथा इंतजार करते हुए 2 टोकरी कंडे फूंकने के कारण नाराज हो रहे थे, पर लेखक द्वारा बताए गए कारण को जानकर उनका गुस्सा गायब हो गया। तिंगरी के विशाल मैदान में। लेखक और उसके साथी अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू जैसा दिखाई देता था। आसपास के गांवों में सुमति के जानने वाले यजमान रहते थे, जिन्हें सुमति बोधगया से लाए लाल कपड़े का गंडा बनाकर दिया करते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें दूर के गांवों में न जाने के लिए मना लिया। अगले दिन लेखक वहां से 10 बजे चला। तिब्बत की कड़ी धूप में उसका ललाट जल रहा था, इसलिए उसने अपना सिर मोटे कपड़े से ढक रखा था। अंत में शेखर विहार में लेखक और सुमति शेखर विहार आ गए। यहाँ की जमीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी थी, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। जागीरदार को मजदूर बेगार में मिल जाते थे। यहीं एक अच्छा सा मंदिर था, जिसमें 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी थीं, जिनका वजन 15 सेर से कम न रहा होगा। इतनी पुस्तकों के बीच लेखक को बहुत अच्छा लगा। लेखक ने उन पोथियों का अध्ययन किया और दूसरे दिन भिक्षु नमसे से विदाई लेकर अपने साथियों के साथ तिंगरी गांव की ओर पैदल ही चल पड़ा। आशा है आपको यह यात्रा वृत्तांत अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।